भी गरीब का बच्चा विश्वविद्यालय का सपना देखता है। जेएनयू जब बात करता है छात्रों की, कमज़ोर वर्ग के छात्रों की, तो वहाँ का यूनियन प्रेसिडेंट भी वहीं से आता है, ठीक है, कि जो सबकी सुन सके। गाड़ी में बैठ जाएंगे तो पैदल चलने वालों की आवाज़ तो आएगी नहीं। सिर्फ जेएनयू है ऐसा एक जगह कि जो डिप्रिवेशन पॉइंट जैसे आइडिया के साथ खड़ा है। सब वर्ग से आए, महिलाएं भी आए, दलित वर्ग से भी आए, आदिवासी वर्ग से भी आए, सब लोग अगर इकट्ठा होंगे समाज के अलग अलग हिस्सों के, जिन पे अलग अलग तरीक़ों से जुल्म ढाया गया है, अलग अलग समय में जुल्म ढाया गया है, तो जब इकट्ठा होंगे तो मुझे लगता है कि एक मजबूती पूरे समाज में जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप मुझे जलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। फिलवक्त मैं दाखिल हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में और यहाँ पर मैं मुखातिब हो रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार से। आमतौर पर हर साल एक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन धनंजय के चुनाव जीतने में एक खास बात यह है कि 27 साल के यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई दलित प्रत्याशी चुनाव जीता है। इससे पहले 1996 में एक बैरवा प्रत्याशी मेरे ख्याल से बत्तीलाल बैरवा जी चुनाव जीते थे। उसके बाद में पिछले साल 2023 में धनंजय कुमार चुनाव जीते हैं। धनंजय कुमार से हम बात करेंगे जेएनयू के आसपास की छात्र राजनीति की और जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, वामपंथ की जो पॉलिटिक्स है, उसका मोटा मोटा क्या ताना बाना रहता है, उससे संबंधित बहुत हल्की फुल्की बातचीत होगी। और बहुत संभव है अगली 10 मिनट की बातचीत में मैं कोई अनुशासन के बर्टेक पार्क में सेंध भी लगाऊं, उसके लिए अग्रिम क्षमा आपसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें समय दिया। बहुत शुक्रिया आपका जेएनयू आने के लिए, जेएनयू की बात जानने के लिए और मिलने के लिए। जी शुक्रिया। देखिए सर, बहुत ही मूलभूत सा सवाल है कि थोड़ा सा पहले आप अपनी पैदाइश के बारे में, और मेरे ख्याल से गया से आप हैं, तो गया से लेकर के और जेएनयू तक का जो सफ़र है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ। हाँ, मेरी जो पैदाइश हुई गया ज़िले में एक ब्लॉक है गुरारू, वहाँ पे मेरी पैदाइश है और गांव भी मेरा बहुत नज़दीक ही है वहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर मौलागंज नाम से एक गांव है, कोच ब्लॉक में पड़ता है वो। और जिस तरह का कह लीजिए कि गांव से छोटे बाज़ार की तरफ भागना, उधर घर बनाना कि सुविधाएं ज़्यादा नज़दीक आ जाएं, और दूसरी तरफ ये भी था हम लोग का गांव से गुरारू में बसने का कि जो सामंती दबदबे चल रहे थे, अपर कास्ट के हमले जिस तरह से चल रहे थे 90 के दौरान, 92 के दौरान, तो उस समय हम शिफ्ट किए और गुरारू ही फिर मेरी पैदाइश। बिहार में कुछ इस तरह के सोशल प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादा थे उस समय? बिल्कुल, रणवीर सेना जैसे ग्रुप्स थे और अलग अलग ग्रुप्स थे कि जो सिर्फ अपने पावर को दिखाने के लिए दलितों पर, कमज़ोरों पर हमला करना उनका आदत था। और मिलिट्री ग्रुप थे, वो पूरी तरह से हथियार से लैस थे वो। तो उन सब चीज़ों के चलते हम गुरारू शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर मेरी पैदाइश है। और उसके बाद मेरे पिताजी एक पुलिस सिपाही, पुलिस में थे, राजकीय सेवाओं में। हाँ, और उसके बाद वो उनकी ट्रांसफ़र रांची हुई जब झारखंड बना। तो झारखंड में, रांची में मेरा रहना हुआ। 12वीं तक की मेरी पढ़ाई रांची में हुई और उसके बाद फिर मैं आ गया दिल्ली। अरबिंदो कॉलेज से फिर ग्रेजुएशन किया है? अरबिंदो कॉलेज से ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुआ, मास्टर्स अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ। अच्छा। और उसके बाद एमफिल और अब पीएचडी मेरा जेएनयू से चल रहा है। और आप मार्क्सवाद से या लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी से पहली बार मुखातिब जेएनयू में आकर के हुए? नहीं, दिल्ली में आकर हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ भी आयशा एक ठीक ठाक अपनी पहचान रखती है और वो काम करते हैं। उस समय एफवाईयूपी की लड़ाई चल रही थी, संघर्ष बहुत ज़ोरों पर था। और उसके साथ साथ कह लीजिए कि आयशा थी कि जो एक पहली पंक्ति में खड़ी होकर लड़ रही थी और एफवाईयूपी वापस भी हुआ था। तो एक प्रभाव मेरा उनके प्रति हुआ। फिर धीरे धीरे सवाल जवाब के ज़रिए ही कह लीजिए कि आयशा से एक नज़दीकियाँ बढ़ी। आयशा में आया, मार्क्सवाद क्या है, हम पर जो जुल्म हो रहा है उसको देखने के किस तरह के आईने होने चाहिए, किस तरह से हम देखते हैं, क्यों सालों से, हज़ारों सालों से दलितों को दबाया गया है, इन सारे सवालों पर एक जितने भी राजनीतिक सवाल हो सकते हैं सबसे उस समय मेरा रूबरू हुआ मैं, और उसके साथ आयशा में। अच्छा, जैसे जो राजनीति की कम समझ या सामान्य समझ रखने वाले लोग हैं उनको जैसे आप अपन आसान भाषा में लेफ्ट को और जेएनयू कल्चर को डिफाइन करें तो कम शब्दों में आप कैसे बताना चाहोगे कि यार ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी ये है, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, वंचितों की बात किस तरह से? देखिए, लेफ्ट या फिर जेएनयू में लेफ्ट या लेफ्ट कहीं भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा समता, समानता, बराबरी की बात, कि सबको बराबरी से देखा जाए, पावर एक जगह एक्युमुलेट ना हो, एक जगह ना रहे। ये कहना है कि समाज चलता है समाज के लोगों से, और
ऐसा ना हो कि 3 लोग ही पूरे समाज को चलाएं, चाहे वो ब्राह्मणवादी सत्ता चला रही हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट सत्ता चला रही हो, चाहे किसी तरह की भी सत्ता चला रही हो, उसमें बहुत ऐसे ना हो कि वही लोग रहें और सब पे सिर्फ अपने पावर को दिखाना चाहें, पावर को शो करना चाहें, यही है। तो और लेफ्ट वहाँ पे कहता है कि नहीं भाई, सत्ता होगी तो मजलूमों के हिस्से में होगी, सत्ता होगी तो मजदूरों के हिस्से में होगी, जो दुनिया चलाते हैं, तो सबसे कमज़ोर वर्ग है उनके हिस्से में सत्ता होगी, उनकी बात होगी, उनकी आवाज़ उठेगी। जेएनयू को लेकर के जो जेएनयू के बाहर के लोग हैं, बहुत ज़्यादा जेएनयू को डीपली नहीं जानते, कुछ मिथ हैं, मैं सिलसिलेवार ढंग से उन पर बात करूँगा आपसे। पहला मिथ तो ये है कि जेएनयू के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लोग कहते हैं कि यार 30-30, 32-32 बहुत लंबे समय तक टैक्स पेयर के पैसे पर पड़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, केवल पढ़ने लिखने का काम है, मतलब राष्ट्र की उत्पादकता में उनका योगदान कम है। पहला एक मिथ ये होता है। मैं वही बोल रहा, केवल पढ़ने लिखने का काम है। विश्वविद्यालय में किया क्या जाता है? विश्वविद्यालय स्टूडेंट आता क्यों है? कोई भी छात्र, कोई भी गरीब का बच्चा विश्वविद्यालय का सपना देखता है कि मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा। और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऐसी हो कि जहां लोग जा सके, पढ़ सके। जेएनयू सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करवाता है जी। इसलिए लोगों का ख्वाब होता है जेएनयू आने का। जेएनयू एक रिसर्च की डिग्री देता है। रिसर्च कब होता है? 11वीं या 10वीं के बाद रिसर्च शुरू नहीं होता है। 12वीं जब लोग ख़त्म करते हैं तो बैचलर होता है 3 साल का, 2 साल का मास्टर्स होता है, उसके बाद आपका पीएचडी होता है। तो यही है ना कि आपने शिक्षा को, आपने एडुकेशन को इतना दोयम दर्जे का समझा। और इसमें मैं सिर्फ समाज का या हमारे आसपास के लोगों का नहीं मानूंगा, सत्ता भी जो मौजूद है वो भी दिखाना चाहती है कि अरे इन लोग सिर्फ टैक्स के पैसे से पढ़ते रहते हैं। या घूम फिर के ये चीज़ें आती हैं। राइट होना चाहिए किसी का भी पढ़ने लिखने का। और सुनिए, जेएनयू से सबसे ज़्यादा रिसर्च जाता है, बेहतर रिसर्च जाते हैं जेएनयू में। अगर सिविल सर्विस में देखें तो जेएनयू में एक अच्छी खासी भागीदारी है। आज आपके मिनिस्टर्स जेएनयू से हैं, सब जानते हैं। जयशंकर हैं जेएनयू से। आप जेएनयू का जो डेवलपमेंट स्टडी है पूरे विश्व में 20वें नंबर पर है। जेएनयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी है देश में। आप किस चीज़ की मिथ की बात करते हैं? और इसके साथ यही है कि जब लोगों को दिखता है ना कि गरीब के बच्चे कम पैसे में पढ़ रहे हैं ना, दलितों के बच्चे कम पैसे में पढ़ रहे हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं इस कैंपस का, तो ये था कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा थी पुरुषों के मुकाबले। और आज ये स्थिति बन गई कि धीरे धीरे और कम किया जा रहा है महिलाओं को। लेकिन एक समय था 52%, 53%, 54.5% इस तरह महिलाओं की संख्या थी और पुरुष लड़कों की संख्या, छात्रों की संख्या कम थी, छात्राओं की ज़्यादा थी। इन सब चीज़ों से चिढ़न होती है। और जब चिढ़न होती है तो आप करते हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, नए तरीके ईजाद करते हैं उसको बदनाम करने के लिए। फिर यही बोल देंगे कि क्योंकि खुद नहीं मिलता है, जैसे वो पढ़ने का नहीं इतना आया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनको अपने बच्चों को करवाना है, लेकिन उसके साथ साथ वो देखते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, क्योंकि बनाया गया है ढांचा इस तरह का बनाया गया है कि पढ़ने लिखने से रोका जाए सबको। सरकारी स्कूल क्यों ख़राब किए गए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाएं तो महंगे फ़ीस दें, तो किसको फ़ायदा होगा? चंद लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी विश्वविद्यालयों को इतना बेइज्जत कर दो, सरकारी विश्वविद्यालयों को इतना ख़राब घोषित कर दो कि लोग एट द एंड बोलेगा ना कि यार जहाँ हॉर्स राइडिंग होता है, जहाँ स्विमिंग पूल भी है यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें हम ले लेते हैं, उसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो ये चाहती है सरकार। मैं राजस्थान से हूँ या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगह हो, वहाँ पे एक अलग किस्म की छात्र राजनीति होती है। छात्र राजनीति तो स्कॉर्पियो में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में गेड़ियाँ मारते हैं, 4-6 लड़के पीछे भर के घूमते हैं। तो आप भी क्या बड़ी गाड़ियाँ रखते हो क्या? आपके सामने बैठा हुआ हूँ, यही कमरे में, इसी तरह के कमरे में हम लोग रहते हैं। और जेएनयू कभी भी, जेएनयू जब बात करता है छात्रों की, कमज़ोर वर्ग के छात्रों की, तो वहाँ का यूनियन प्रेसिडेंट भी वहीं से आता है, ठीक है, कि जो सबकी सुन सके, सबकी बात कर सके। जेएनयू की अगर गाड़ी में बैठ जाएंगे तो पैदल चलने वालों की आवाज़ तो आएगी नहीं। जेएनयू की जो एडमिशन पॉलिसी है उसमें भी कुछ विशेष प्रिविलेज्ड है, जो बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, पिछड़े हुए से, उड़ीसा के, झारखंड के छात्रों के लिए। जिन इलाकों से ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ बहुत देर से सुविधाएं जैसे पहुंची, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेट है, जिसको पिछड़ा घोषित किया गया कि इन इलाकों में और काम करने की ज़रूरत है, स्कूल सही नहीं है, तो उन जिलों के छात्रों को यहाँ डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है।
और उसके साथ साथ महिलाओं को भी डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। सिर्फ जेएनयू है ऐसा एक जगह कि जो डिप्रिवेशन पॉइंट जैसे आइडिया के साथ खड़ा है, और जो यहाँ के छात्रों की लड़ाई के बदौलत है वो भी। जेएनयू के जब इलेक्शन होते हैं तो जैसे यहाँ पे कास्ट वाइज ग्रुप नहीं बनते कि ये जैसे और स्टेट्स में होता है, ये राजपूतों का, ये जाटों का, ये यादवों का, ये ब्राह्मणों का, फिर उनमें जूथ बचता हो और छात्र संघ के चुनाव एकदम एजेंडा आधारित चुनाव होता है। आप छात्रों की क्या बात कर रहे हैं, छात्रों के किस सवालों को लेकर खड़े हैं, इस पे है होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जेएनयू कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि एकदम अलग है सबसे, ऐसा भी नहीं है। मैं इतना भी गुणगान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ कुछ कंपैरेटिवली हाँ उस हिसाब से जैसे और जगह पे होते हैं, यहाँ उस तरह का नहीं है। और अगर कोई करना भी चाहता है तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे छात्र संघ का आपका पीरियड खत्म होगा तो आप मेन स्ट्रीम राजनीति की ओर भी रुख करेंगे। तो जैसे कई इतिहास रहा है कि लेफ्ट के कई छात्र नेता कांग्रेस की तरफ आइडियोलॉजी से मेल मिला लेते हैं। आपके साथ ही थे अभी कन्हैया कुमार, यहाँ से चुनाव भी लड़े थे उत्तर पूर्वी दिल्ली से। तो आपका भविष्य में इस तरह का कुछ? मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक पार्टी से आता हूँ, हम लोग एक पार्टी से आते हैं जिसका नाम है CPI-ML लिबरेशन, जो साउथ बिहार में दलितों के पक्ष में खड़े होकर सामंती दबदबे के खिलाफ लड़ते हुए वो आज तक है। और वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी उसी तरह से अपनी पहचान रखती है। इस बार भी चुनाव में हमने बिहार में 2 सीट, 3 में से 2 सीट हमने जीता है। 2 सीट आपकी। हाँ, और उसके साथ साथ उसकी आइडिया के साथ मेरा आइडिया मतलब मैच करता है, मतलब मिलता है। इसीलिए मैं उस आइडियोलॉजी को थामे हूँ, इसीलिए उस आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए आपके सामने उस आइडियोलॉजी को कह लीजिए कि डिफेंड भी कर रहा हूँ, उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। राजनीति में अभी के दौर में आप देख रहे हैं युवाओं की क्या स्थिति है? क्या पार्टियां पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दे रही हैं, या केवल उन्हीं लोगों को युवा माना जा रहा है जो सेकंड जनरेशन लीडर है, मतलब उनके वालिद राजनीति में रहे, उनके लड़के को टिकट दे दिया? बिल्कुल ये सवाल है कि युवाओं को आने के लिए क्या कहा जाता है कि आप बड़े बड़े नेताओं के सुन लीजिए कि छात्र राजनीति नहीं होना चाहिए। वो जो अंगूर खट्टे हैं वाला जो बात है ना, ये उनके लड़के तो युवा हैं। हाँ, उनके लड़के युवा हैं, उनके जाएं, लेकिन छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति नेता कहाँ से आएंगे, बनेंगे कहाँ से, लीड करेगा कौन, कैसे बनेंगे लीडर, जनता के सवालों को सुनने वाला कौन बनेगा, इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कौन बनेगा, सवाल ये होना चाहिए ना। और इस देश की अगर एक बड़ी संख्या युवाओं की है तो युवाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस सवाल के साथ भी हम लोग हैं। और जो मुझे लगता है कि जो चलते आ रहा है कि सेकंड जनरेशन लीडर, उनको भी अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर उनको मौका मिला है, जनता ही मौका देती है, ऐसा नहीं है कि जनता मौका नहीं उनको देती है, उनको देती है, तो उनको बढ़ चढ़ के युवाओं को ही अपने तरफ लाना चाहिए। युवाओं के सवाल पर युवाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, जो कि बहुत ना के बराबर होता है। तो ऐसे युवा नेता हैं अभी की संसद में, एक तो चुन करके आए हैं। वही देखिए, अब हम लोग जिस तरह के मैं जिस संगठन में हूँ वहाँ पे भी आप देखिए कि एक उम्रदराज व्यक्ति सांसद में गए हैं, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन उसी जब 3 सीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक जेएनयू का पढ़ा लिखा लड़का जो पालीगंज का विधायक है, वो भी नालंदा से चुनाव लड़ रहा था, ऐसे जगह पे जहाँ नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और वो युवा ने पूरी ताकत दिखाई अपनी। तो इस तरह की युवा आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, चाहे वो पालीगंज से हो, चाहे वो आरा के कई सीटों से CPI-ML के युवा नेता हों, डुमरांव से हों, तो ये सारे युवा नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी पार्टी में युवाओं को थोड़ा तरजीह दी जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस मतलब हर वर्ग से लोग आएँ, ताकि तार्किकता या फिर एनालिसिस करने के, समाज को एनालिसिस करने के हमारे पास और तरीके ईजाद हो सके, खुलापन रहे, एक डेमोक्रेटाइज रहे, ताकि बेहतर ढंग से हम सवालों का हल निकाल सकते हैं। अगर सब वर्ग से आए, महिलाएं भी आएँ, दलित वर्ग से भी आएँ, आदिवासी वर्ग से भी आएँ, सब लोग अगर इकट्ठा होंगे समाज के अलग अलग हिस्सों के, जिन पर अलग अलग तरीक़ों से जुल्म ढाया गया है, अलग अलग समय में जुल्म ढाया गया है, तो जब इकट्ठा होंगे तो मुझे लगता है कि एक मजबूती। वो युवा नेता हैं जो फर्स्ट जनरेशन लीडर ही हैं, मतलब अपने दम से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो आप ही की कम्युनिटी से दलितों की बात करते हैं, चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या आपका मान? मैं चंद्रशेखर की राजनीति की प्रशंसा करता हूं, बिल्कुल। मैं उनके जीतने पर मैं मानता हूं कि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है संसद में, चंद्रशेखर की। उसके साथ साथ और भी जो नेता, राजकुमार रौत हैं, राजस्थान से आए। राजस्थान से एक और नेता तो चुनाव नहीं जीत पाए, रविंदर सिंह भाटी। हाँ, मैं बोलता हूँ कि चुनाव लड़ने का सबको हक है, और मुझे लगता है ऐसे लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन एट द एंड सवाल ये भी होना चाहिए कि किसके पक्ष में कौन बात कर रहा है। तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर 2 तरह के मेथड चलते हैं जेएनयू को लेकर के, कि एक तो जेएनयू के लोग गंजेड़े होते हैं, सूखे नशे करते हैं, मैं मतलब नहीं, एकदम हैंड टू माउथ, और एक यौन संबंधों को लेकर
करके बहुत ज़्यादा खुलापन है। ये 2 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तैरने वाले व्हाट्सएप फॉरवर्डेड में आते हैं, तो इन पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब आने के लिए कुछ भी आ रहे हैं तो इन सब पे तो मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि JNU एक ऐसा जगह है जो दुनिया में अपना 20वां स्थान रखता है डेवलपमेंटल स्टडी में। यहाँ से IAS ऑफिसर्स बनते हैं, यहाँ से रिसर्च निकलते हैं जो देश के काम आते हैं, यहाँ के नोबेल लॉरेट यहाँ से हुए हैं। और यहाँ पे छात्र, आप जानिए ना यहाँ के छात्र कहाँ कहाँ से आते हैं। इस कैंपस में जब 2019 में फ़ीस बढ़ रहा था तो इस कैंपस, जानिए फ़ीस कितना मुश्किल से बढ़ रहा था कि वही 40-50 हज़ार रुपया, मतलब 400% कुछ आसपास, मतलब एक भारी संख्या थी उसकी फ़ीस की भी। उसमें से 60% स्टूडेंट निकल जाते अगर वो फीस बढ़ता तो। अच्छा, डिस्क्वालीफाई हो जाते फाइनेंशियल की वजह से। कहाँ से गांजा पी लेंगे यार, कहाँ से अय्याशियाँ कर लेंगे, यहाँ पे किस चीज़ की बात करते हैं? ये मतलब छवि डिमोलिश करने का भाई एकदम यही है कि आप देखिए कि कोई बाहर व्हाट्सएप न्यूज़ पे ये नहीं चलता है कि JNU में गरीब छात्र पढ़ते हैं, उनके घर में सीलन, उनके हॉस्टल में सीलन लगा हुआ है, बार बार हॉस्टल गिर जा रहा है, वॉशरूम गिर जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग का छत गिर जा रहा है, लाइब्रेरी का छत गिर जा रहा है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है। इस पर कोई बात नहीं करता। किसी भी सवाल पर आप कह लीजिए JNU में, देश में विदेश में, किसी भी सवाल पर किसी कमज़ोर के साथ जुल्म होता है तो JNU का छात्र खड़ा होता है, बोलता है। और इसलिए बोलता है क्योंकि जो देश और समाज के लोग हैं, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो JNU को टैक्स देते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस टैक्स का कर्ज अदा करे और उस सवाल पर खड़ा होकर बोले। नगर के प्रोटेस्ट में भी गए थे? जी, मैं गया था। वहाँ पे कुछ लड़के कह रहे थे कि यार वो JNU के लोग आ जाते हैं और हमारा वो प्रोटेस्ट हैक कर लेते हैं, तो ये एक नहीं, सवाल ये है कि उस लड़ाई को आगे तक ले जाने की लड़ाई है। सवाल ये है कि उसकी गिरफ्तारी, जो इंस्टीट्यूट है उसके मालिक की गिरफ्तारी हुई कि नहीं। सवाल ये है कि जितने वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और उसी तरह के अवैध निर्माण हैं, उसी में बेसमेंट में चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात है। और सरकार को एक चेतावनी है वहाँ से कि छात्र जाग रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, और छात्र कहीं के भी हों, चाहे वो UPSC कर रहे हैं छात्र हों, चाहे यहाँ पे JNU के छात्र रिसर्च कर रहे हैं छात्र हों, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, अगर उसको लग रहा है कि गलत हुआ है तो सवाल खड़ा करेगा। और आप देखिए ना कि जितने लोग, और किसको पता नहीं था कि कोचिंग माफिया और ये सब चल रहा है। कोचिंग माफिया आज से हम सुनते हैं, सब बहुत पहले, बहुत लंबे समय से, सब पहले से, मतलब ऐसा है कि ये बहुत बड़ी खतरा हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबको पता है। और आप जानिए ना कि उस जगह से क्या बनते हैं लोग, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। मैं तो कहीं नहीं देखा किसी सोशल मीडिया और कहीं भी कि किसी IAS की हिम्मत हुई कि उसके खिलाफ बोलने की। पॉलिटिकल दबाव की वजह से, अपने धंधे की वजह से लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन छात्र के पास कोई दबाव नहीं, हमारे पास कोई दबाव नहीं है। हम बोलने के लिए कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ये थे हमारे साथ में धनंजय कुमार, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं, और मिलते रहेंगे, इस तरह की बातचीत आती रहेगी। ये सकारात्मक हमको आश्वासन दिया है धनंजय ने, और संभव है भविष्य में सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, तब भी हम इनसे मिलते रहेंगे। जनता के बीच में रहूँ, ये इनकी प्रथम वो है। मैं था आदित्य कौशिक, झलको दिल्ली पे आप मुझे देख रहे हैं। कैमरे पर है मेरे साथी नरेश। अभी के लिए शुक्रिया।